हेलो एस्पिरेंट, स्वागत है आप सब लोगों का एक बार फिर से परचम क्लासेस पे। आज की क्लास में हम दिसंबर मंथ में जितने भी हमने करंट अफेयर किए थे बैंकिंग और फाइनेंस की दुनिया के, उनको रिवाइज करना है। ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ा था एक जल्दी से रिवीजन ले लेते हैं ताकि वो सारी पुरानी बातें आपको याद आ जाए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। एसएससी जनरल अवेयरनेस के 2024 का टारगेटेड बैच हमारी ऐप पर आ चुका है। आप लोग इनरोल कर सकते हो। इसके अंदर कंप्लीट जीए आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलेगा और डाउनलोडेबल पीडीएफ्स भी मिलेंगी। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, कुछ प्रैक्टिस सेशंस आपको मिलेंगे। हर टॉपिक के बाद टॉपिक वाइज क्वेश्चंस जो हैं आप लोगों को करवाए गए हैं और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का भी डिटेल डिस्कशन आपको इसमें मिलेगा। ठीक है, तो ये एसएससी जनरल अवेयरनेस 2024 के प्रोग्राम के बारे में थी। बाकी जो बातें हैं, बाकी जो डिटेल्स हैं वो आप पता कर सकते हो। बाकी डिटेल्स जो है वो आपको मिल जाएंगी हमारी ऐप पर। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो अभी जो अपने को बाकी चीजें करनी है इसके अंदर क्या है देखते हैं। तो पहली न्यूज जो है आपको क्या दिखाई दे रही है? फर्स्ट न्यूज है यूनियन मिनिस्टर निर्मला सीतारमन और 3 और इंडियन जो हैं वो फोर्ब्स की 2023 की लिस्ट में आ गए हैं। दुनिया की 100 मोस्ट पावरफुल विमेन्स के अंदर भारत की 3 महिलाएं और एक हमारी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी का नाम है। ये 20वीं एनुअल रैंकिंग थी जिसके अंदर पूरे विश्व की 100 महिलाओं को, 100 मोस्ट पावरफुल विमेन्स का नाम है और उसके अंदर टोटल 4 महिलाएं भारत से हैं। पहली कौन है? निर्मला सीतारमन जी। और बाकी 3 अदर हैं। कौन है वो? सोमा मंडल वगैरह, वो हम देखते हैं। सबसे पहले निर्मला सीतारमन जी के बारे में बात करते हैं। ये अभी हमारे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, कॉर्पोरेट अफेयर की मिनिस्टर है और इनका जो रैंक आया है वो 32 आया है। अदर 3 कौन है उसको देखो। अदर 3 है रोशनी नादर मल्होत्रा जिनका रैंक 60 है टॉप 100 में। चेयरपर्सन है ये एचसीएल टेक्नोलॉजी की। सोमा मंडल है जिनका रैंक 70 है। ये फॉर्मर चेयरपर्सन रही है स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड की। और किरण मजूमदार शाह है जिनका रैंक 76 आया है, जो फाउंडर है और एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन है बायोकॉन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की। ठीक है, फर्स्ट रैंक पे कौन है, टॉप किसने किया है उसको देखते हैं। ये पूरी लिस्ट आपको दिखाई दे रही है। इसमें टॉपर कौन है जिनकी एज 65 है? ये है उर्जुला वोन डेर लेयन। इनका रैंक 1 है और ये जर्मनी की है। पॉलिटिक्स और पॉलिसी कैटेगरी के अंदर इनको रैंक 1 मिला है। दूसरा रैंक किसको मिला है? क्रिस्टिने लेगार्डे को, जिनका जो एज है वो 67 है, रैंक 2 है। फ्रांस की है ये, पॉलिटिक्स और पॉलिसी की कैटेगरी के अंदर इनको भी मिला है। फिर कमला हैरिस रैंक 3 है। ठीक है, और 32 नंबर रैंक पे हमारी इंडियन यानी हमारी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी का नाम है। इंडिया से है, जिनकी एज 64 है और पॉलिटिक्स और पॉलिसी की दुनिया में इनको भी 32 रैंक मिला है। रोशनी नादर 60th रैंक, सोमा मंडल 70th रैंक, किरण मजूमदार शाह 76 रैंक। तो ये इंडियंस कौन कौन है ये हमने देखा। ठीक है, की पॉइंट्स की बात करते हैं। अगर निर्मला सीतारमन जी की बात करें तो ये पहली विमेन थी जिनको फुल टाइम डिफेंस मिनिस्ट्री दिया गया था सितंबर 2017 में। पहले ये डिफेंस मिनिस्टर रही है, पहली महिला है जिनको फुल टाइम डिफेंस मिनिस्ट्री दिया गया है 2017 में। ठीक है, फिर ये फुल टाइम फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर रही 2019 के बाद से अब तक भी यही हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है। पिछली बार 2022 में इनको रैंक 36 मिला था, 2021 में 37 रैंक मिला था, 2020 में 41st मिला था, 2019 में 34 रैंक था और अब की बार इनका रैंक कितना है? 32। काफी इंप्रूवमेंट इन्होंने की। मजूमदार जो है इनका जो नेटवर्थ है वो $2.3 बिलियन है। बायोकॉन का इन्होंने फाउंडेशन किया था 1978 में। रोशनी नादर जो है वो सीईओ है, एचसीएल टेक्नोलॉजी की चेयरपर्सन है। ये पहले विमेन है जो आईटी कंपनी की तरफ से इस लिस्ट के अंदर आई है। अभी तक कोई भी आईटी कंपनी की महिला इसके अंदर नहीं आई थी, पहली बार ऐसा हुआ है। ठीक है, ये ट्रस्टी भी है शिव नादर फाउंडेशन की जो एजुकेशन पे फोकस करते हैं। तो ये न्यूज थी। और सोमा मंडल की बात करें तो सोमा मंडल सेल की चेयरपर्सन रही है, जो एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है और ये अभी पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड की भी मेंबर है। इस लिस्ट की अगर हम बात करें तो इसमें इंस्पिरेशनल फीमेल सीईओ को रैंक दिया जाता है। एंटरटेन की फील्ड में, पॉलिटिशियंस की फील्ड में, फिलेंथ्रोपिस्ट की फील्ड में, पॉलिसी मेकर की फील्ड में, जो भी लाइफ चेंजिंग इंपैक्ट पूरे वर्ल्ड पे डाल देती है। तो ये जो रैंकिंग है ये मनी, मीडिया प्रेजेंस, इंपैक्ट, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, कितना वो प्रभाव डाल रही है समाज में, कितना उनका मीडिया के अंदर रोल रहा है, ये सारी चीजों को देखते हुए इस लिस्ट के अंदर रैंकिंग दी जाती है।
अगली न्यूज क्या है? नेक्स्ट न्यूज है एशियन इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक और यूएनडीपी ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, कि जो इंफ्रा होगा वो ऐसा होगा जो सस्टेन्ड रहे, जो इंफ्रा होगा वो ऐसा रहेगा जो क्लाइमेट गोल्स को भी फुलफिल करे। तो दोनों ने मिलकर ये एमओयू साइन किया है और ये कोप 28 यूएनएफ ट्रिपल सी की जो 28th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज दुबई के अंदर हुई है, वहां पे ये एमओयू साइन किया गया है और ये कहा गया है कि जितना भी इंफ्रा अब बिल्ड होगा वो क्लाइमेट फ्रेंडली यानी इको फ्रेंडली होगा, यानी ग्रीन बिल्डिंग्स वगैरह, सोलर पैनल, विंड मिल्स, इनके ऊपर पैसा खर्चा किया जाएगा। दोनों ने मिलके इसके ऊपर ये एमओयू साइन किया है। ठीक है, पार्टनरशिप की बात करते हैं। ये अपनी स्ट्रेंथ को यूज करेगा, एआईआईबी अपनी स्ट्रेंथ को यूज करेगा, रिसोर्सेज देगा, पॉजिटिव चेंज ड्राइव करेगा। ठीक है, और जो यूएनडीपी है वो नई नई अपॉर्चुनिटीज, फाइनेंसिंग की नई नई अपॉर्चुनिटी, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए जो पैसा है वो यूएनडीपी देगा। तो इस तरीके से दोनों मिलके यानी को इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कुछ पैसा एआईआईबी लगा रहा है, कुछ पैसा यूएनडीपी लगा रहा है, दोनों मिलके सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर को बना रहे हैं ताकि आपने जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो पूरे हो सके। ठीक, उसके बाद एआईआईबी का जो हेडक्वार्टर है वो है बीजिंग चाइना के अंदर और ये एक मल्टीलेटरल डेवलपमेंटल बैंक है। ठीक, बेटर फ्यूचर के लिए, सस्टेनेबल इंफ्रा के लिए ये फाइनेंस करता है। यूएनडीपी, इसके एडमिनिस्ट्रेटर अचीम स्टीनर हैं, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएस में है और ये 1966 में इस्टेब्लिश हुआ था। यूएनडीपी ही ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रिपोर्ट भी देता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रिपोर्ट जो हर साल आती है वो भी यही देता है। अब बहुत सारे लोगों ने, आईएमएफ ने, वर्ल्ड बैंक ने, आरबीआई ने भारत के जीडीपी के ग्रोथ की आशंकाएं जगाई है। तो सीआईआई यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने भी भारत की जीडीपी जो है वो 6.8% तक ग्रो करेगी ऐसा कहा है। ये सीआईआई क्या है? सीआईआई के डायरेक्टर जनरल है चंद्रजीत बैनर्जी, हेडक्वार्टर है दिल्ली में और 1895 में ये इस्टेब्लिश हुआ है और ऐसा कहा है 2025 में ये जो जीडीपी है ये और बढ़ के 7% हो जाएगी, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है। ठीक है, अगली न्यूज क्या है? बैंक ऑफ बड़ौदा ने परिवार अकाउंट सेविंग और करंट अकाउंट के लिए किया है। इसमें क्या है, आप अपने पूरे परिवार का अकाउंट एक जगह खुलवा सकते हैं। परिवार में कम से कम 2 लोग और ज्यादा से ज्यादा 6 लोग इसमें हो सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर ऐसा नहीं है कि पर बंदे को मिनिमम इतना अमाउंट मेंटेन करना पड़ेगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। पूरे परिवार के हिसाब से इसमें अमाउंट है कि करंट अकाउंट खुलवाना है तो 5 लाख रुपए पूरे परिवार के आपके अकाउंट में मेंटेन होने चाहिए। ठीक है, तो ये है माई फैमिली माई बैंक सेगमेंट के अंदर बीओबी के संग त्योहार की उमंग जो कैंपेन चल रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा का, उसके अकॉर्डिंग ये जो परिवार अकाउंट है वो ऑपरेट हो रहा है। ठीक है, जो प्राइमरी अकाउंट होल्डर है वो इंडिपेंडेंटली इसको ऑपरेट कर सकेगा। इसके अंदर कोई इंडिविजुअल आपको क्यूएबी मेंटेन नहीं करना है, यानी कम से कम थ्रेशोल्ड अमाउंट जो होती है ना कि इतना रुपया तो आपके बैंक में होना ही चाहिए, इंडिविजुअली मेंटेन नहीं करना, फैमिली लेवल पे करना है। ठीक है, कम से कम 2 मेंबर, मैक्सिमम 6 मेंबर्स आपके यहाँ पे होने चाहिए। आप इसको प्रोप्राइटरशिप की तरह, पार्टनरशिप की तरह किसी तरीके से इसको ओपन करवा सकते हो। डायमंड, गोल्ड और सिल्वर 3 कैटेगरी के अकाउंट होंगे। सेविंग अकाउंट में डायमंड में 5 लाख या इससे ज्यादा पैसा होना चाहिए, गोल्ड में 2 लाख या उससे ज्यादा और सिल्वर में 50,000 या उससे ज्यादा। दिस इज फॉर सेविंग अकाउंट। अगर करंट अकाउंट खुलवाना चाहते हो तो डायमंड में 10 लाख और उससे ज्यादा, गोल्ड में 5 लाख और उससे ज्यादा और सिल्वर में 2 लाख या उससे ज्यादा पैसा आपका मेंटेन होना चाहिए। ठीक है, इसके बेनिफिट्स क्या होंगे? बेनिफिट्स होंगे कि आपको जब कभी लोन चाहिएगा, सेविंग अकाउंट होल्डर्स को जब कभी लोन चाहिएगा तो कंसेशनल रेट्स पे मिल जाएगा। जो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर या आरटीजीएस आप कर रहे हो उस पे कंसेशनल चार्जेस लगेंगे। ठीक है, और कंप्लीट वेव भी दिया जा सकता है बड़े बड़े लोन्स के बारे में, मतलब मल्टीपल बेनिफिट्स आप लोगों को मिलेंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा के सीईओ हैं देबदत्त चंद, 1908 में ये बना है, हेडक्वार्टर वडोदरा गुजरात में, टैगलाइन है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। ठीक है, अगला न्यूज क्या है? एसबीआई कार्ड ने भारत बिल पे के साथ क्रेडिट कार्ड कैटेगरी में हैंड्स ज्वाइन किए हैं, यानी कि दोनों मिलके काम करेंगे। एसबीआई कार्ड गुरुग्राम बेस्ड एक कंपनी है और इसने भारत बिल पे के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। इसमें क्या होगा, जो एनपीसीआई है यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है वो इंटीग्रेशन कर रहा है। भारत बिल पे किसका है? एनपीसीआई का है। और एसबीआई कार्ड क्या है? ये एसबीआई की एक
ब्रांच है एसबीआई कार्ड से जो डील करता है, क्रेडिट कार्ड से डील करता है। इसमें क्या है, अब आप अपने बिल की पेमेंट्स क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी कर सकते हो। एसबीआई का जो क्रेडिट कार्ड है उसके माध्यम से आप अपने बिल की पेमेंट्स कर सकते हो, ऐसा एनपीसीआई ने कह दिया है। ठीक है, तो इसमें इनमें क्या होगा, आप पेमेंट एप्स के माध्यम से, भारत बिल पे के माध्यम से आप अपने बिल्स की पेमेंट जो है वो कर सकते हो। ये जो क्रेडिट कार्ड है ऑलरेडी इशू करता है, कौन कौन इशू करते हैं, कोटक महिंद्रा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, फेडरल बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इंडसइंड बैंक और कैनरा बैंक। अब एसबीआई वाले भी इसको स्टार्ट कर देंगे, ऐसी बात न्यूज में है। फिर उसके बाद यूनियन बैंक जो है एक्सेंचर कंपनी के साथ अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बूस्ट करने के लिए कोलैबोरेशन कर रहा है। एक्सेंचर क्या है, एक आईटी कंपनी है, काफी जानी मानी और काफी बड़ी आईटी कंपनी है। और यूनियन बैंक क्या है, आपको पता ही है, बैंक है। यूनियन बैंक के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉनिकली काम हो रहा है, यानी कस्टमर्स को और ज्यादा इलेक्ट्रॉनिकली काम में एफिशिएंसी प्रमोट करने के लिए जो यूनियन बैंक है वो असेंचर कंपनी के साथ कोलैबोरेट कर रहा है कि आप अपनी आईटी सर्विसेज हमको दो, आप अपनी आईटी टेक्नोलॉजी हमारे साथ साझा करो। और यूनियन बैंक क्या कह रहा है कि हम उसी की तरीके से जो है अपने कस्टमर को वो फैसिलिटीज देंगे जिससे हमारे यहाँ पे काम की एफिशिएंसी बढ़ेगी। पूरी न्यूज यही है इसके अंदर कि आप अपने जो एक्सपर्टीज है एसेंचर की वो यूनियन बैंक के काम आएगा। अगला न्यूज है, ओएनडीसी ने बिल्ड फॉर भारत इनिशिएटिव डिजिटल कॉमर्स स्पेस के चैलेंजेस को टैकल करने के लिए लॉन्च किया है। ओएनडीसी क्या है, ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स है। ये एक इनिशिएटिव है, बिल्ड फॉर भारत ओएनडीसी ने चलाया है गूगल क्लाउड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर, आंटलर इनोवेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, पेटीएम लिमिटेड, प्रोटियन ई गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी लिमिटेड और स्टार्टअप इंडिया, इन सब का कोलैबोरेशन है भारत बिल्ड इनिशिएटिव। इसमें क्या है, डिजिटल वर्ल्ड में आपको जितनी भी प्रॉब्लम आती है, यानी कि ई कॉमर्स के स्पेस में, डिजिटली कॉमर्स के स्पेस में ऑनलाइन काम जो आप करते हो, व्यापार की दुनिया में ऑनलाइन जितनी भी फैसिलिटीज है, वहां जितनी भी दिक्कत आती है, उन सभी दिक्कतों को डील करने के लिए, उन सभी चैलेंजेस को डील करने के लिए बिल्ड फॉर भारत है। कुल मिला के इसके अंदर क्या किया जा रहा है, जो भी ऑनलाइन काम के अंदर प्रॉब्लम होती है कि इंटरनेट नहीं है तो काम रुक गया, ठीक है, या फिर नेट स्लो है काम रुक गया, या ये वाला डाटा ऑनलाइन हमको अवेलेबल नहीं हो रहा है, तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स है बिल्ड फॉर भारत इनिशिएटिव के अंदर उस पर ध्यान दिया जाएगा। ओएनडीसी जो है वो डीपीआईआईटी के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का हिस्सा है। ठीक है, अगली न्यूज क्या है, ईएसआईसी, ईएसआईसी यानी एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो है वो आईएसएसए विजन जीरो 2023 का अवार्ड उसको मिला है। विजन जीरो 2023 क्या है कि हमको जीरो लेबर एक्सीडेंट कर देने हैं। काम के दौरान बहुत सारी चोट लेबर को लग सकती है और ईएसआईसी जो है अपने लेबर को फुली मेडिकल और हेल्थ फैसिलिटीज, फुली मेडिकल और हेल्थ सेफ्टीज जो है वो अपनी लेबर को देता है कि काम के वक्त अगर किसी भी लेबर को कोई दुर्घटना में कोई चोट लग जाती है तो ईएसआईसी उसको सारी सोशल सिक्योरिटी देता है। इसी के चलते मतलब कि हम क्या करेंगे, इन चोट को, इन प्रॉब्लम्स को जीरो कर देंगे। दिस इज विजन जीरो 2023 और ईएसआईसी के डायरेक्टर जिनका नाम है राजेंद्र कुमार जी, इनको ये अवार्ड मिला है। अवार्ड का नाम क्या है, आईएसएसए विजन जीरो 2023 अवार्ड। ISSA स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन। इसकी 23वीं मीटिंग हुई है ऑस्ट्रेलिया सिडनी में, जहां पे ये अवार्ड उनको मिला है। विजन जीरो अवार्ड का मतलब ये है कि हम एक्सीडेंट्स को जीरो कर देंगे, यानी कि एक तो हम वहां पे टेक्नोलॉजी अच्छी कर देंगे, इंफ्रा अच्छा कर देंगे जिससे चोट मिनिमाइज हो जाए, और अगर चोट लग भी रही है तो उनको पूरे के पूरे बेनिफिट्स हम लोग देंगे। आईएसएसए इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन जो है वो एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जो हेल्थ ऑफ वर्कर्स को लेके कंसर्न रहता है। इसका हेडक्वार्टर जो है इंटरनेशनल लेबर ऑफिस जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। इसके प्रेसिडेंट मोहम्मद आजमान है। 1927 में ये इस्टेब्लिश हुआ है। ईएसआईसी के डायरेक्टर जनरल है राजेंद्र कुमार, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और इस्टेब्लिश हुआ ये 1952 में। अगली न्यूज क्या है, केरला स्टार्टअप मिशन इंक्स एमओयू विद बिजनेस फिनलैंड टू बूस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम। केरला का जो स्टार्टअप मिशन है उसने बिजनेस फिनलैंड के साथ मिलके एक KSUM यानी केरला स्टार्टअप मिशन ये शुरू किया है, जिसके अंदर क्या किया जाएगा, इनके साथ मिलके जितने भी स्टार्टअप्स हैं
उनको ग्रो किया जाएगा। ठीक है, जितने भी स्टार्टअप हैं उनको ग्रो किया जाएगा बिजनेस फिनलैंड के साथ मिलके। जो बिजनेस फिनलैंड है वो टैलेंट बूस्ट प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ एम्प्लॉयमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो फिनलैंड की इकोनॉमी के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, उनका एक एक प्रोग्राम है टैलेंट को बूस्ट करने के लिए जिसका नाम है बिजनेस फिनलैंड। तो केरला जो है इंडिया का स्टेट, वो उनके साथ कोलैबोरेशन कर रहा है। ठीक है, फिनलैंड की इकोनॉमी में कोलैबोरेशन कर रहा है कि हमारे यहाँ के स्टार्टअप को भी बूस्ट मिले, हमारे यहाँ के स्टार्टअप्स को भी नई नई टेक्नोलॉजी और फाइनेंशियल एड मिले, जिससे दोनों तरफ जो रिसर्च में कॉपरेशन हो सके, जॉइंट इवेंट्स दोनों शुरू कर सके, विजिट्स हो एक दूसरे के व्यापारियों का, कम्युनिकेशन बढ़े, मार्केटिंग बढ़े दोनों साइड से। तो ये दोनों के बीच में कोलैबोरेशन साइन हुआ है। ठीक है, केसुम क्या है? ये 2006 में इस्टेब्लिश हुआ, केरला गवर्नमेंट की एजेंसी है एंटरप्रेन्योरशिप को केरला में प्रमोट करने के लिए। केरला टेक्नोलॉजी स्टार्टअप पॉलिसी को ये इंप्लीमेंट कर रहा है। फिनलैंड के प्रेसिडेंट है सॉली निनिस्तो, कैपिटल है हेलेंस्की और करेंसी है इसकी यूरो, यूरोपियन कंट्री है। अगले चलते हैं, सेबी ने पोस्टपोन कर दिया है स्कोर को ओडीआर पोर्टल के साथ जोड़ने से। क्या कह दिया है? पहले ये था कि 4 दिसंबर 2023 को हम स्कोर्स पोर्टल क्या है, इसके ऊपर आप अपनी शिकायतें लिखते हो शेयर मार्केट के प्रति, सेबी के प्रति। यानी सेबी को आप शिकायतें बता रहे हो कि हमको इस तरीके की तकलीफ शेयर मार्केट में हो रही है या ये फ्रॉड हमारे साथ हुआ है। उसको ओडीआर पोर्टल से, यानी कि जो आपका ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के ऑनलाइन माध्यम से ही आपकी प्रॉब्लम्स का निवारण कर दिया जाएगा, रिजोल्व कर दिया जाएगा। दोनों प्लेटफॉर्म को जोड़ना था 4 दिसंबर 2023 को। शिकायत वाला प्लेटफॉर्म है स्कोर और उन शिकायतों को सुलझाने का प्लेटफॉर्म है ओडीआर। दोनों को मर्ज कर देना था 4 दिसंबर 2023 को, ताकि शिकायत भी वही हो जाए और निपटारा भी वही हो जाए। लेकिन अब इसको पोस्टपोन कर दिया है 1 अप्रैल 2024 तक, कि 1 अप्रैल 2024 तक दोनों आपस में लिंक नहीं होंगे। सेबी ने ये काम कर दिया है। सेबी क्या है? सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, जो 1992 में बना है और ये कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर है। स्कोर्स जो है एक प्लेटफॉर्म है इन्वेस्टर्स के लिए। स्कोर्स क्या है? एक प्लेटफॉर्म है इन्वेस्टर्स के लिए, ताकि वो अपने ग्रीवेंसेस अगेंस्ट सेबी जो है या फिर अगेंस्ट कैपिटल मार्केट दर्ज करा सके। ये सेबी का ही इनिशिएटिव है और 2011 में इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, अगली न्यूज है DPIIT, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का एक विभाग है। इसने रिपोर्ट जारी की भारत के लॉजिस्टिक कोस्ट के बारे में, कि इंडिया के अंदर जो लॉजिस्टिक्स है वो कितना इंप्रूव हो रहा है, कितना नहीं। इस रिपोर्ट को प्रिपेयर किया है नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ मिलके और कुछ टास्क फोर्स मेंबर्स के साथ मिलके। जो प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी जी 2022 में एक मास्टर प्लान लाते हैं, पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के नाम से, जिसके अंदर लॉजिस्टिक्स को इंप्रूव करना था। लॉजिस्टिक्स क्या होता है? सामान एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना। लॉजिस्टिक्स को इंप्रूव करना था ताकि कम से कम कॉस्ट हमारा आवाजाही में, ट्रांसपोर्टेशन में लगे, हमको रिड्यूस करना था उस कॉस्ट को। ठीक है, अब जो है भारत जो है 2030 तक टॉप 25 कंट्रीज में होगा, ऐसा ये रिपोर्ट बता रही है कि बहुत सस्ता ट्रांसपोर्टेशन और बहुत इजी ट्रांसपोर्टेशन भारत में हो जाएगा, कि भारत के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज का मूवमेंट कितना एफिशिएंट हो रहा है, ये रिपोर्ट इस चीज को बताती है। ठीक है, ये जो है सेकेंडरी डाटा कलेक्ट करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का डाटा यूज किया जाता है, NCAER का डाटा जो है वो यूज किया जाता है इस रिपोर्ट को तैयार करने में। इसमें क्या पता लगा कि भारत का जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो काफी कम हुआ है एज कंपेयर टू 2011-12। कितना हुआ है वो आप यहाँ देख सकते हो। ठीक है, और जीडीपी में भी काफी अच्छा ग्रो देखा गया है ट्रांसपोर्टेशन के फील्ड में। और अभी हमें हाइब्रिड अप्रोच लेके आनी है, मतलब कि ऐसा नहीं है सिर्फ सड़कों के माध्यम से, सड़क माध्यम, जल मार्ग, वायु मार्ग, हर तरीके के माध्यम से आप लॉजिस्टिक्स को इंप्रूव करें। ऐसे हाइब्रिड मॉडल हमको लेके आने हैं और लॉजिस्टिक कॉस्ट को रिड्यूस करना है, सस्ते में सामान इधर से उधर पहुंच जाए, ये कोशिश आपकी होनी चाहिए। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने बैंक का इंश्योरेंस साइन कर लिया है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ या बैंक का इंश्योरेंस क्या होता है। जब
किसी बैंक के साथ इंश्योरेंस कंपनी कोलैबोरेट कर रही है कि आप अपने कस्टमर्स को हमारे हमारे इंश्योरेंस की सुविधा दो और हम अपने इंश्योरेंस वाले कस्टमर्स को आपके बैंक की सुविधाएं देंगे, जिससे दोनों का ही जो बेस है, जो रीच है, जो पेनिट्रेशन है, वो बढ़ेगा। तो अभी आईसीआईसीआई, प्रूडेंशियल लाइफ और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने ऐसा कोलैबोरेशन बैंक एश्योरेंस का साइन कर लिया है। ये मैंने आपको पहले बताया भी था, रिपीट करवा रही थी। इसके बाद है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 70 मिलियन यूरो का लोन साइन किया है जर्मनी की KfW कंपनी के साथ, जो सोलर फोटोवोल्टाइक सेल्स जो है, सोलर पीवी प्रोजेक्ट्स जो है वो बनाते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 70 मिलियन यूरो का जो एग्रीमेंट है वो लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है, थोड़ा थोड़ा पैसा जाना, एक बार में 20 मिलियन, फिर 20 मिलियन, फिर 20, इस तरीके से। तो लाइन ऑफ क्रेडिट जर्मनी के साथ साइन कर दिया है सोलर फोटोवोल्टाइक प्रोजेक्ट के लिए, भारत में लगेंगे ये जो एग्रीमेंट साइन हुआ है IFSC गुजरात गिफ्ट सिटी के अंदर ये साइन हुआ है। इंडिया की कॉप कमिटमेंट क्या है, जो 2022 में हुई, 2023 में जो 28वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुई है UNFCCC की दुबई में, वहां पे भारत ने कुछ कमिटमेंट्स की थी। उन कमिटमेंट्स को पूरा करने के लिए कि हम ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को बहुत कम कर देंगे, उन कमिटमेंट्स को पूरा करने के लिए अब जर्मनी की कंपनी के साथ भारत ने साइन किया है, ताकि सोलर एनर्जी से ही भारत के अंदर सारी बिजली बने, सो दैट हम जो हमारा टारगेट है कि 500 गीगावाट जो हम नॉन फॉसिल एनर्जी 2030 तक जनरेट करेंगे, उसमें अपने को मदद मिले, और 2030 तक हमको 1 बिलियन कार्बन एमिशन, ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम कर देना है। 2070 तक हमको नेट जीरो एमिशन वाला कंट्री बनना है, जिसके चलते हमने इनके साथ ये साइन किया है। SBI की बात करें तो दिनेश कुमार खारा इसके चेयरपर्सन है, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है, 1955 में स्टैब्लिश हुआ है। और KfW डेवलपमेंट बैंक जो है वो जर्मनी फ्रैंकफर्ट में है, स्टीफन विंटल्स इसके CEO है, और ये 1948 में स्टैब्लिश हुआ है। ठीक है, अगली न्यूज क्या कहती है, आरबीआई ने रेलवे एम्प्लॉयज को पेंशन डिसबर्स करने के लिए बंधन बैंक को ऑथोराइज कर दिया है। आरबीआई ने कहा है जितने भी रेलवे के एम्प्लॉय हैं उनको पेंशन बंधन बैंक देगा, मतलब हम बंधन बैंक को अथॉरिटी देते हैं कि आप उनको पेंशन जो है वो दे सकोगे ऑन द बिहाफ ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के बिहाफ पर आप ये काम कर सकते हो। बंधन बैंक के CEO है चंद्रशेखर घोष, हेडक्वार्टर कोलकाता वेस्ट बंगाल, 2015 में स्टैब्लिश हुआ। टैगलाइन है आपका भला सबकी भलाई। अगली न्यूज है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने फाइनेंशियल ईयर ग्रोथ 6.7% इंडिया के लिए बताई है। अभी देखिए हमने 6.4 बताई थी अभी पीछे ADB ने, और अभी इन्होंने बता दी है 6.7% ग्रोथ। ठीक है, पहले अभी किसने बताई थी, अभी हमने पीछे पढ़ा था, AIIB ने बताया था। ठीक है, और CII ने CII यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का जो ग्रुप होता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर, उन्होंने बताई थी 6.3% ग्रोथ। एशियन डेवलपमेंट बैंक के अनुसार ये ग्रोथ कितनी होगी, 6.7%। सब अपना अपना अंदाजा बता रहे हैं। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात कर लेते हैं। प्रेसिडेंट है मसात्सुको असाकावा, हेडक्वार्टर है इनका मनीला फिलीपींस में, 1966 में स्टैब्लिश हुआ और इसमें 68 मेंबर्स हैं। अगली न्यूज क्या कहती है देखते हैं, सेबी ने अलाउ कर दिया है ब्रोकर्स को कि क्लाइंट का फंड ओवरनाइट म्यूचुअल फंड स्कीम में आप लगा सकते हो। ओवरनाइट म्यूचुअल फंड स्कीम जो है अभी चलाई है, और इसके अंदर अभी सिर्फ रिस्क फ्री चीजों के अंदर ही आपका पैसा लगेगा, यानी रेपो रेट में पैसा लग सकता है, या गवर्नमेंट के कुछ ऐसे बॉन्ड्स हैं जो 100% सेफ हैं, उसमें ही पैसा लगेगा। तो ये सेबी ने अलाउ कर दिया है ओवरनाइट म्यूचुअल फंड स्कीम में पैसा लगाने को, लेकिन ये पैसा जो है वो केवल रिस्क फ्री चीजों में लगेगा, जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड में, ठीक है, ट्राईपार्टाइट रेपो डीलिंग के अंदर, इनके अंदर ही अभी आपका पैसा लगेगा। ये बात सेबी ने कहा है। इसके बाद अगली न्यूज क्या है, वर्ल्ड बैंक ने और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने पार्टनरशिप को और डीप कर दिया है ताकि फूड इनसिक्योरिटी को रिकॉर्ड कर सके। वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम दोनों ही क्या कर रहे हैं कि हमको फूड इनसिक्योरिटीज को जीरो कर देना है, पॉवर्टी को खत्म कर देना है, हंगर को खत्म कर देना है, और जो क्लाइमेट का इम्पैक्ट एग्रीकल्चर पे पड़ रहा है, जिसके कारण एग्रीकल्चर खराब होने से पॉवर्टी या हंगर और बढ़ता है, उन चीजों पर ध्यान देना है। तो वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम मिलके इस चीज पर काम कर रहे हैं। अगली न्यूज है,
बैंक ऑफ इंडिया ने एक्सक्लूसिव एसबी अकाउंट नारी शक्ति सेविंग अकाउंट जो है वो शुरू किए हैं, यानी सेविंग बैंक अकाउंट नारी शक्ति सेविंग अकाउंट शुरू किए हैं कि स्पेशली महिलाओं के लिए, महिलाओं को एम्पावर करने के लिए कुछ अकाउंट्स हैं, सेविंग अकाउंट है। जिन महिलाओं की इनकम 18 प्लस है उनके लिए ये अकाउंट है। इट ऑफर्स एडवांस्ड बेनिफिट्स, इसमें उनको एडवांस्ड बेनिफिट मिलेगा, कुछ प्लैटिनम कार्ड मिलेगा जिसमें क्रेडिट कार्ड पे बहुत सारी फैसिलिटीज, या लोन वगैरह इनको चाहिए तो बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे इजी लोन इनको मिल सकेगा। इंश्योरेंस कवरेज भी इनको मिलेगा अप टू 1 करोड़, ठीक है। तो लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इनको रिटेल लोन्स भी मिल जाएगा, एक्सीडेंटल लोन भी इनको मिलेगा। तो ये सारी सुविधाएं नारी के लिए कर दी है। इसमें क्या कहा गया है, फॉर एवरी न्यू नारी शक्ति अकाउंट ओपन्ड द बैंक कॉन्ट्रीब्यूट्स ₹10 टू द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जितने भी अकाउंट खुलेंगे हर अकाउंट में से 10 रुपए CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये बैंक जो है वो रख देगा, ठीक है। तो 15132 5132 डोमेस्टिक ब्रांचेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर नारी शक्ति सेविंग अकाउंट जो है वो खुल सकेंगे, मतलब ये काम जो है वो शुरू हो चुका है। बैंक ऑफ इंडिया के CEO है रजनीश कर्नाटक, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र। 7 सितंबर 1906 को इसका फाउंडेशन हुआ है। टैगलाइन है रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। अगली न्यूज क्या है, एसएससी इकोनॉमी और पॉलिटी के बैचेस मेरे चल रहे हैं परचम क्लासेस पे, आप लोग एनरोल कर सकते हो दोनों ही कोर्सेज के अंदर, ठीक है। बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल बेसिक से मैंने इन कोर्सेज को करवाया है। बाकी डिटेल जो है आप डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है वहां जाके देख सकते हो। अगली न्यूज क्या कहती है, आरबीआई ने पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्कीम को 2025 के लिए एक्सटेंड कर दिया है। पहले ये जो स्कीम थी पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड क्या है, ये एक अलग से फंड बनाया हुआ था आरबीआई ने और बाकी सभी बैंक्स ने मिलके। इसके अंदर कुछ कुछ पैसा डाला हुआ था, जिस पैसे का यूज जो है वो पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए किया जाएगा। जैसे कि आप जितनी भी ऑनलाइन पेमेंट करते हो उसमें कुछ इंफ्रा चाहिए, जैसे पॉइंट ऑफ सेल मशीन चाहिए, आपको क्यूआर कोड चाहिए, आपको इंटरनेट की सर्विसेज चाहिए। जो खर्चा जो है वो मर्चेंट्स को लगता था, तो मर्चेंट्स जो है रिलक्टेंट हो गए ऑनलाइन पेमेंट्स लेने में कि हम ये पेमेंट नहीं लेंगे। तो आरबीआई ने अलग से फंड बना दिया कि आपको ये सारी चीजें सब्सिडाइज्ड रेट पे हम दे देंगे, पर आप ऑनलाइन पेमेंट्स को रिलक्ट मत करो, मना मत करो, इनको प्रमोट करना है, हमें डिजिटल इंडिया चलाना है। तो इस फंड को अब 2025 तक के लिए इनहेंस कर दिया है आरबीआई ने कि अभी इस स्कीम को और भी आगे बढ़ाएंगे क्योंकि रिजल्ट्स काफी अच्छे इसमें से मिल रहे थे। अगली न्यूज क्या है स्टूडेंट्स, अगली न्यूज है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड भारत की पहली कंपनी बन गई है जो केमिकल रिसाइकलिंग का काम कर रही है। मैं आपको बताऊं, जो पॉलीथीन बना रहे हैं ये प्लास्टिक को रिसाइकिल करके बना रहे हैं, और ये रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड भारत की पहली ऐसी कंपनी होगी जो ये काम कर रही है, ठीक है। जिससे क्या होगा, भारत के अंदर कार्बन एमिशन जो है वो कम होगा। अगली न्यूज है सेबी ने डेडलाइन को एक्सटेंड कर दिया। अब देखो क्या हुआ है, म्यूचुअल फंड और डीमैट अकाउंट्स के अंदर नॉमिनीज ऐड करने हैं, और पहले क्या था कि इसको 31 दिसंबर 2023 तक आपको अपने नॉमिनीज बता देने हैं। अब सेबी ने यह कह दिया कि 30 जून 2024 तक आप अपने नॉमिनीज बता देना, कोई इशू नहीं है। सेबी 1992 के एक्ट से ये पावर जो है अपने हाथ में लेता है, ठीक है। इफ द इन्वेस्टर डज नॉट वांट टू ऐड नॉमिनी, अगर कोई इन्वेस्टर नॉमिनी ऐड नहीं करना चाहता तो इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम एक फॉर्म सबमिट करके आपको ये बात बतानी पड़ेगी कि हम नॉमिनी चाहते हैं तो हम इसको नॉमिनी बनाएंगे, और नहीं चाहते तो वो भी आपको ऑप्ट करना पड़ेगा एक ऑनलाइन पोर्टल पे जाके फॉर्म भर के, ठीक है, कि हम कोई नॉमिनी नहीं चाहते। इन केस अगर आप कुछ भी नहीं बताते हो, ना तो ये बताया कि नॉमिनी कौन है, ना ये बता रहे कि नॉमिनी कौन नहीं है, तो आपका जो म्यूचुअल फंड का पैसा है वो फ्रीज हो जाएगा, या आपका जो डीमैट अकाउंट की चीजें हैं वो फ्रीज हो जाएंगी, आपको वो पैसा नहीं मिलेगा जब तक आप नॉमिनी नहीं बताते हो, ठीक है। तो ये जो न्यूज है ये मैंने आपको शॉर्ट में बता दी, ठीक। इसके बाद है इंडसइंड बैंक ने ई स्वर्णा कार्ड जो है वो शुरू किया है। इंडिया फर्स्ट कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड है रूपे नेटवर्क पे। इंडसइंड बैंक ने ई स्वर्णा कंट्री का पहला कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, ठीक है। ये क्या करेगा, प्राइवेट सेक्टर लैंडर को फर्स्ट इंटीग्रेट यूपीआई फंक्शनैलिटी, मतलब क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से लिंक कर दिया है। अगर लोन चाहिए तो यूपीआई के माध्यम से भी लोन मिल सकेगा ई स्वर्णा क्रेडिट कार्ड का यूज करके। इंडसइंड बैंक का ये
चीज है, इंडसइंड बैंक का ये क्रेडिट कार्ड है और स्मूथ ट्रांजैक्शन हैसल फ्री मैनर में आप कर सकते हो। इंडसइंड बैंक की फाउंडेशन हुई 1994 में, हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में, एमडी सीईओ है सुमंत काथपालिया और टैगलाइन है वी मेक यू फील रिचर। अगली न्यूज है एसबीआई आरबीआई स्ट्रेंथन्स रेगुलेशन फॉर लैंडर्स इंगेजिंग इन ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड इन्वेस्टमेंट। आरबीआई ने ये कहा है कि जो रेगुलेशंस हैं वो और ज्यादा स्ट्रेंथन कर दी। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड क्या होता है? ऐसा फंड जैसे हेज फंड है, ठीक है, जैसे एंजल इन्वेस्टर फंड है, ऐसा फंड जो मेन स्ट्रीम से थोड़ा हटके है, जिसमें बहुत रिस्की पैसा लगता है, बहुत हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल इसमें पैसा लगाते हैं ह्यूज प्रॉफिट के लिए। तो आरबीआई ने ये जो रेगुलेशंस हैं इनको और ज्यादा स्ट्रेंथन कर दिया है कि ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के अंदर अगर पैसा लगा रहे हो तो आपको ये नॉर्म्स पूरा करना पड़ेगा। और बैंक्स को ये कह दिया कि आप किसी भी तरीके से ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड को प्रमोट नहीं करोगे, ठीक है। तो ये सारी बात जो है यहाँ लिखी हुई है, ये आपको सारी पीडीएफ्स मिल जाती हैं। तो सेबी ने क्या कहा है वो आपने यहाँ पे देख लेना है। आगे जो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड जो है 28 ईटीएफ स्कीम के सिंबल को रिवाइज कर रहा है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल ने 28 एक्सचेंज ट्रेडेड फंड को, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड है, इन्होंने एक सिंबल दे दिया है उन ईटीएफ को ताकि ये पता लग जाए ये आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वालों का ईटीएफ है। जैसे कि ऐसे कह दिया आई से आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल और आगे उस ईटीएफ का नाम, जो भी वो ईटीएफ है आगे उसका ईटीएफ का नाम। यानी कि कहने का मतलब क्या है, ये एक सिंबल दे दिया जिसको देखते ही ये पता लग जाएगा ये आईसीआईसीआई वालों का सिंबल है, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे बताई गई है। अगली न्यूज क्या है, इंडिया और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 100 मिलियन यूएस डॉलर का लोन जो है अर्बन सर्विस और टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए, त्रिपुरा में काम करने के लिए ये साइन किया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक और इंडिया बहुत सारे प्रोजेक्ट साइन कर रहा है इंफ्रा को डेवलप करने के लिए। अब की बार त्रिपुरा की बारी है। यहाँ पे क्या किया जाएगा, यहाँ पे टूरिस्ट जो चीजें हैं, टूरिज्म वाली चीजें हैं, उसको और अच्छा और इको फ्रेंडली बनाया जाएगा, और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाया जाएगा, सड़कें अच्छी की जाएंगी ताकि किसी भी टूरिस्ट को पहुंचने में दिक्कत ना हो, ठीक है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए जाएंगे, स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स का जो फैसिलिटी है वो किया जाएगा, अर्बन रोड्स को और ज्यादा बेटर किया जाएगा, कैपेसिटी बिल्डिंग की जाएगी, बिल्डिंग्स को रेगुलेट किया जाएगा, टूरिज्म को डेवलप किया जाएगा। ये सारी चीजें जो है वो यहाँ पे 100 मिलियन डॉलर से करेंगे। बहुत बार पढ़ चुके एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में, इसी वीडियो में फिर से नहीं पढ़ रहे। अगली न्यूज है एमएसएमई का जो लैंडर है, एमएसएमई लैंडर है यू ग्रो कैपिटल रेजेस 250 करोड़ फ्रॉम डच डेवलपमेंट बैंक। डच डेवलपमेंट बैंक जो एक फॉरेन बैंक है, एमएसएमई को लोन देने वाली कंपनी यू ग्रो, उसने 250 करोड़ रुपीस रेज किए हैं, ठीक है। कहां से? डच डेवलपमेंट बैंक से। डच डेवलपमेंट बैंक से जो है लैंडर कंपनी यू ग्रो ने 250 करोड़ रुपए लिए हैं। इसका यूज करके अब एमएसएमई को आसानी से लोन मिल सकेगा, ठीक। रूपी डिनोमिनेटेड नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स खरीदे हैं। रूपी डिनोमिनेटेड यानी रूपी में ये पैसा मिला है, और नॉन कन्वर्टिबल है मतलब हम इन बॉन्ड्स को शेयर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। बॉन्ड लिए हैं तो बॉन्ड ही हमको, बॉन्ड के हिसाब से ही हमको इंटरेस्ट उनको वापस देना है। अगली न्यूज है आईएमएफ ने भारत की एक्सचेंज रेट रिजीम को फ्लोटिंग से स्टेबलाइज्ड अरेंजमेंट में घोषित कर दिया है। जो आईएमएफ है वो एक्सचेंज रेट सिस्टम को ध्यान में रखता है। कहाँ का क्या एक्सचेंज रेट सिस्टम चल रहा है? इंडिया का एक्सचेंज रेट सिस्टम है फ्लोटिंग। फ्लोटिंग का मतलब है मार्केट डिमांड और सप्लाई के हिसाब से हमारे रुपये और डॉलर की वैल्यू अप एंड डाउन होती रहती है। लेकिन आईएमएफ ने ये कहा कि पिछले 10 साल के अंदर, पिछले 10 महीनों के अंदर, पिछले 10 मंथ्स में इंडिया का जो रूपी है वो डॉलर की कंपेयर में 80 से 82 के बीच में ही रहा है, यानी ऑलमोस्ट स्टेबल रहा है, फ्लोट नहीं रहा। तो हमको फ्लोटिंग से स्टेबलाइजिंग कैटेगरी के अंदर आईएमएफ ने डाल दिया है, ये मैंने आपको कहा है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज क्या है, एलआईसी ने एक्सटेंशन ग्रांट कर दी है टिल May 2032 टू अटेन 25 मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग। देखो रूल क्या है, जितनी भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, लाइक एलआईसी भी एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, उनके जितनी भी कैपिटल है उस कैपिटल का 25% हिस्सा आपको पब्लिक फंडिंग में देना है। उसका 25% हिस्सा पब्लिक फंडिंग में देना है। इसका मतलब क्या हुआ, 25% शेयर आपको पब्लिक में बांटने हैं, 25% शेयर आपको पब्लिक में बांटने हैं। तो अब क्या है कि अभी तक केवल 3% शेयर ही लोगों के पास है एलआईसी के, लेकिन
ये कह दिया कि अब आप मई 2032 तक बाकी जो 22% शेयर है वो लोगों में बांट देना, इसकी डेडलाइन को एक्सटेंड कर दिया है। तो ये न्यूज थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया। अगली न्यूज है नाबार्ड का इनिशिएटिव है टू एक्सेस ग्लोबल क्लाइमेट कैपिटल फॉर द इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर। नाबार्ड जो है वो ग्लोबल क्लाइमेट कैपिटल इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए एक्सेस कर रहा है, यानी कि कुछ ऐसा फंड बना रहा है नाबार्ड जिससे क्या होगा, जितना भी क्लाइमेट का रिस्क है एग्रीकल्चर के ऊपर उसको कम किया जा सके, या क्लाइमेट का जो भी एडवर्स इंपैक्ट एग्रीकल्चर पर पड़ रहा है उस पर ध्यान दिया जा सके और उसको सही किया जा सके, ताकि क्या हो, जो एग्रीकल्चर है वो अपना बूस्ट करता रहे और भारत में पॉवर्टी की, भारत में हंगर की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ये पूरी न्यूज थी। नाउ द नेक्स्ट और लास्ट न्यूज इज ईटीओ को सिडबी से 12.45 करोड़ का ग्रांट मिल गया है। ईटीओ क्या है, एक मोटर की कंपनी है, ये गाड़ियां बनाती है। तो अभी ये ई व्हीकल बनाएंगे और ये मतलब 3 व्हीलर्स बनाएंगे, जैसे ऑटो होता है ना, 3 व्हीलर्स बनाएंगे 12.45 करोड़ रुपए के साथ। ये रुपए उसको सिडबी ने दिए हैं। सिडबी क्या है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज को लेके काफी ज्यादा कंसर्न रहता है, उनको लोन देता है ताकि स्मॉल इंडस्ट्रीज ग्रो कर सके। तो ईटीओ अब इलेक्ट्रॉनिकली 3 व्हीलर बनाएगा इस पैसे के साथ। ठीक है, तो ये सारी न्यूज थी दिसंबर मंथ में। उम्मीद करती हूँ आपको सारी चीजें रिकॉल हो गई हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।